कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे उसके लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका रुख करूं उससे पहले जान लीजिए आप, किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है जी। 26 नवंबर की आज तारीख है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की नरेंद्र मोदी की घोषणा के बावजूद किसान जो हैं वो आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसान संगठन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत 6 और मांगे हैं जिन्हें लेकर अड़े हुए हैं और सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहे हैं। यह सब कुछ ऐसे मौके पर हो रहा है जबकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। जाहिर है किसानों की यह हट बीजेपी का सिरदर्द बढ़ाने वाली है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मोर्चे पर डटे रहेंगे किसान तो क्या चुनाव में बीजेपी के लिए नहीं होगा नुकसान? इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। 750 किसानों की डेथ हुई, उसकी जिम्मेदारी एमएसपी पे गारंटी कानून में 4 सवाल हैं, इनका जवाब देते। बड़ा है देश का किसान को मिला क्या, देश के किसान की हालात क्या है। एमएसपी का सवाल इस देश के करोड़ों किसानों के लिए अस्तित्व का सवाल है। कोई हवा में कहता चला जा, अगवा हमने यू काम कर दिया। अरे इतना जन विरोधी सरकार इतिहास में कभी नहीं आया। मांग है एमएसपी का जारी करो, पालन करो, लीगल करो। कल को किसी संयुक्त मोर्चे कल को बैठक है, बातचीत होगी उसमें। इस सवाल पे संघर्ष हम छोड़ नहीं सकते। किसान जब तक बॉर्डर पे डटे हुए हैं हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, जब तक किसान वहाँ पे हैं और उनका समर्थन करते रहें। घर वापस जाने के लिए बड़ा जी चाहता है, लेकिन जाएंगे तब जब सरकार की तरफ से हमारा जवाब आ जाएगा। तो आइए आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं ब्रजेश भाटी, वो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस चर्चा में, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है हमें किसान नेता ब्रजेश भाटी के पास चलना चाहिए और उनसे यह समझना चाहिए, ब्रजेश भाटी जी, मतलब अब कहीं कोई लाग लपेट, कहीं कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किसान आंदोलन मतलब चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना है, यही है किसान आंदोलन? हमने कभी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा, ना ही हमारे किसान। हमने तो ये कहा है कि काले कानूनों को बीजेपी लाई है और इनको किसानों पर थोपने वाली बीजेपी है। जब कोरोना काल में हर व्यक्ति अपने घर के अंदर बंद था, उस समय बीजेपी ने इन कानूनों को लाने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस करने के लिए बोला है। हम इसका साधुवाद और धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब तक ये सदन से खारिज नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, जब तक किसान यहां से वापस जाने वाला नहीं है। नहीं सर, बात दरअसल यही है ना, जिस मांग को लेकर काले कानून वापस हो, आप लोग सड़क पर बैठे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के सामने आकर राष्ट्र को संबोधित करते हुए आपकी वो मांग मान ली। 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से समिति बना दी गई है। अब आइए मेज पर बैठकर बात कीजिए। लेकिन आप लोग जिस तरीके से इस चुनावी माहौल में सरकार वर्सेस किसान ये माहौल बना रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे आप लोग बीजेपी को हरवाना चाहते हैं, इसीलिए माहौल बनाया जा रहा है। रोमिना जी, जिस दिन हम दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पे आए थे, काले कानून हमने मांगे नहीं थे। हाँ। लेकिन हम एमएसपी की मांग पिछले 15 साल से कर रहे थे। हमें तो काले कानून थोपे गए हमारे ऊपर, जो हमें नहीं चाहिए था वो इन्होंने दिया और जो हमें चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। हम कितनी पहले, हमें बीजेपी के लिए नहीं कह रहा, मैं अन्य दलों के लिए भी कह रहा हूँ, हम पिछले 15 साल से सभी को पत्र लिख रहे हैं कि भाई एमएसपी पर कानून बने। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कमेटी के चेयरमैन पे इन्होंने खुद सिफारिश की थी कि वो देश के किसान को, अन्नदाता को एमएसपी मिलनी चाहिए। और आज प्रधानमंत्री बनने पर पता नहीं क्या हो गया, आज तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, आपकी बात को पूरा सम्मान देते हुए सर, आपने खुद ही बताया किस तरीके से कई सालों से एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की किसानों की मांग है, लेकिन वो मांग आज तक तो पूरी नहीं हुई है।
अब जबकि ये सरकार आपके मुद्दों को समझ रही है, आपकी मांगों के हिसाब से तीनों कृषि कानून उन्होंने वापस ले लिए हैं, एमएसपी को कानूनी दायरे में लाओ, आपने ये जिद इस सरकार से ठान ली है, और वो भी इस चुनावी माहौल में। इसीलिए तो मैं कह रही हूं, मुझे लगता है चर्चा में आगे बढ़ाती हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष जी का हम रुख करते हैं। आशुतोष जी, ये किसान वर्सेस सरकार, ये जो माहौल बन रहा है, ये तो फिर विपक्ष के हित का मामला है। रोमाना जी, इस देश की 70% से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, और इस देश ने और कई देशों ने कोरोना काल का वो भीषण दिन देखा जब हमारी अर्थव्यवस्था -28 के जीडीपी पे जा रही थी, जब लोगों के कारखाने बंद हो गए थे और सांसें चलना मुश्किल हो गई थी। तब यही किसान थे जो वो जमीन से अनाज खोद के हम लोगों का पेट पालते थे। और आज अगर किसान वहां पे लड़ रहे हैं तो विपक्ष नहीं, मुझे लगता है आपको भी और मुझको भी उनके साथ खड़े होना पड़ेगा। और उनकी ये मांग जो आज से नहीं है, एमएसपी की मांग सन 1957 से, जब पहली बार फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी बनी थी, तब से चल रही है। उस मांग का समर्थन करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत से उनके साथ में खड़ी है, और इसका कानूनी अधिकार उनको लेना ही पड़ेगा। किसानों की जो हक की बात है, उसके साथ पूरा देश किसानों के साथ है, इसमें कहीं कोई शको शुबा, कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन सप्पल साहब, मैं सवाल ये पूछ रही हूं कि ये मांग एमएसपी को कानूनी दायरे में लाई जाए, ये तो बरसों से किसान करते आ रहे हैं ना सर। और आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी तो बरसों तक इस देश के अंदर सत्ता में रही है, आज तक वो तो एमएसपी को कानूनी दायरे में ला नहीं पाए। अब जिस तरीके से चुनावी माहौल में सरकार वर्सेस किसान एमएसपी को लेकर बनाया जा रहा है, तो मतलब इसकी मंशा तो सीधे सीधे बीजेपी को सत्ता से उखाड़ना है। देखिए, शुरुआत किसानों ने नहीं की थी रोमाना जी। प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं, लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री ने अपने पसंद की जनता चुन ली और उनको लगा दिया किसानों के पीछे कि आप इस आंदोलन को बदनाम करो, किसानों को बदनाम करो। हर तरह की कोशिश की 1 साल तक, लेकिन किसान ना तो डरपोक होते हैं, ना भ्रष्ट होते हैं, वो ना डरे ना डिगे। आज की तारीख में उन्होंने एहसास करा दिया प्रधानमंत्री जी को कि उनकी डिमांड सही है और उसके पक्ष में झुके हैं वो। लेकिन सवाल ये है कि किसान आंदोलन चला कहां से था। अगर आपको याद है, 2017 में जून में मंदसौर में फायरिंग में 6 लोग मारे गए थे किसान। डिमांड क्या थी तब? एमएसपी की डिमांड थी। अब बीच में सरकार अपने 3 कानून ले आई और अब 3 कानून वापस ले गई, तो इससे दूसरी डिमांड कहां खारिज हो जाती है? एमएसपी की डिमांड तो आज भी रहेगी। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, ये बात कहते हुए आप ये भूल जाते हैं कि पिछले 40-50 साल में देश में क्या हुआ। जब एमएसपी को कांग्रेस लाई थी 1967 में, तब देश में हर तरह का अनाज इंपोर्ट होता था। आज भारत जो है, जो कांग्रेस ने उस समय नीतियां बनाई, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ब्लू क्रांति, उसकी वजह से आज भारत कहां है खड़ा हुआ। आज भारत जो है मिल्क में, दालों में, जूट में नंबर 1 प्रोड्यूसर है। आज भारत धान में, गेहूं में, शुगर केन, गन्ने के अंदर, मूंगफली के अंदर, सब्जी के अंदर, मसालों के अंदर, फ्रूट के अंदर, कॉटन के अंदर दुनिया में नंबर 2 पे है। नहीं, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। लेकिन सवाल इसलिए आपसे पूछा जाता है क्योंकि बावजूद इसके वो अन्नदाता, वो किसान जो खेतों में पसीना बहाता है, वो कहाँ है? वो सर पेड़ों पर लटकता हुआ आत्महत्या करते हुए नजर आता है सर, और वो आज से नहीं नजर आ रहा है, वो पिछले कई दशकों से नजर आ रहा है। मुझे लगता है जरा सा मैं एक शांतनु गुप्ता का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। सर आपने अपनी बात, सर जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, मुझे आगे भी बढ़ना है। नहीं, आप जवाब दीजिए, दो कुछ लाइन में जवाब दीजिए मेरा। आपने कमेंट किया, आप आगे चल दिए। मैं यही बता रहा हूं कि जब पहला सवाल था कि खेती को बढ़ाना है देश के अंदर, आज जब वो हो गया है, आज उस खेती में आज इतनी सामर्थ्य है कि एमएसपी दे सकते हैं। ये आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले संभव नहीं था। देश गरीब था। इस देश को अमीर बनाया किसने? किसानों ने और सरकार की नीतियों ने। आज वो स्थिति है कि आज हम दे सकते हैं, तो आज उसकी डिमांड कांग्रेस भी कर रही है। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देगी। लेकिन जब देश गरीब था, तब उस समय जरूरत थी देश को समृद्ध करने की, देश को मजबूत तो करने की, मतलब 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से देश इतना मजबूत हो गया है, इतना समृद्ध हो गया है कि अब सरकार जो है, ठीक है सर, इसका मतलब यही है ना, आप यही कह रहे हैं कि अब सरकार दे सकती है। तो शांतनु जी, तो फिर सरकार क्यों नहीं दे रही है? क्या अभी भी किसानों के आंदोलन को समझ पाने में चूक रही है क्या मोदी सरकार? शांतनु जी, हो गया है किसान आंदोलन का, और इस 1 साल में हमने बहुत कुछ देखा है। हमने 26 जनवरी के दिन दिल्ली कैसे शर्मसार हुई वो देखा है। हमने ट्रैक्टर को कैसे पुलिस वालों को रौंदने के लिए इस्तेमाल किया वो देखा है। हमने रेप की घटनाएं देखी हैं किसान आंदोलन में। हमने तलवार से लोगों का काटा जाना देखा है। हमने देखा है हाय मोदी, मर जा मोदी, बक्कल तार देंगे, हर तरह की भाषा देखी है। मीडिया को मैं देख लूंगा, मीडिया का क्या असर होगा, हमने वो सब सुना है।
उसके बाद हमने एक प्रधानमंत्री की अभिभावक की छवि भी देखी है, जिन्होंने कहा कि किसानों के लिए लाया था, देश के लिए वापस ले रहा हूं, और मेरी तपस्या में कुछ कमी रहेगी, मैं समझा नहीं पाया, कुछ किसानों को समझा नहीं आया। ऐसी कोई बड़ा दल नहीं है जिसने बिचौलियों को हटाने के बारे में ना कहा हो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रहा है, आम आदमी के मैनिफेस्टो में रहा है, शरद पवार जो बहुत समय कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा है, यहाँ तक कि महेंद्र टिकैत ने खुद कहा है। पहली बार राकेश टिकैत ने क्या कहा, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी जब ये लॉ है। लेकिन जब सबको दिखा इसमें तो राजनीति है, इसमें तो मोदी की किरकिरी कर सकते हैं, चलिए राजनीति किसानों का क्या है, किसानों तो जो करना है कर लेंगे। और हर बड़ा अर्थशास्त्री कह रहा है कि इससे किसान ही जो छोटे किसान हैं उनको दिक्कत होगी। देखिए हम बचपन से निबंध में लिखते थे कि हमें बिचौलिया हटाना, किसी तरह से हमें बिचौलिया हटाना। फिर मोदी सरकार ने जो वापस लिया है, तो मोदी सरकार ने वो चंद मुट्ठी भर किसान जो हैं उनके आगे झुक गई क्या मोदी सरकार? जब आप खुद ही इतने फायदे इसके गिना रहे हैं तो अगला सवाल तो फिर ये बनता है मेरा पूछना आपसे, तो फिर चुनाव को देखते हुए क्या सत्ता के लालच में सुधार के रास्ते से मोदी सरकार रुक गई, उस पर चलने से डर गई? अगर आप अपने ही चैनल की रिपोर्टें देखी हो, आपके चैनल में भी अर्थशास्त्रियों ने आके बताया कि किस तरह से इसका लाभ होगा। मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी ने उस दिन खुद समझा दिया कि मैं किसानों के लिए लाया था, बड़े मन से लाया था, बड़े पवित्र मन से लाया था। मैं समझा नहीं पाया, मैं उनको फिर समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा और तभी कमेटी बनेगी। देखिए बिचौलिया हटने से किसको नुकसान होगा? देखिए हम कृषि डिबेट पे वापस देखिए हम इसके मेरिट पर बातें नहीं कर रहे हैं, हम इसके मेरिट पर बातें नहीं कर रहे हैं। और आपने जिस तरीके से कहा कि क्या क्या नहीं कहा गया, प्रधानमंत्री के लिए बक्कलदार दूंगा, पता नहीं क्या क्या, तो सर फिर तो दूसरा पक्ष भी कहेगा ना कि क्या क्या नहीं कहा गया इस आंदोलन के लिए, ये तो किसान है ही नहीं जो बैठे हुए हैं, ये तो खालिस्तानी समर्थक हैं, ये तो टूल किट वाले हैं। तो दोनों तरफ से बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन एक बात जो बार बार साफ तौर पर उभर रही है, जिसका जवाब मुझे लगता है देना चाहिए ब्रजेश भाटी जी को, वो ये कि यूपी और पंजाब का चुनावी गणित जो है ना वो बिल्कुल आसान है, और वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 403 में से 200 सीटें सीधे किसान तय करते हैं। इसी तरीके से पंजाब में 117 में से 77 सीटें सीधे किसान तय करते हैं। ये ताकत अपनी किसान आजमा रहे हैं क्या इस चुनावी माहौल में, ब्रजेश भाटी जी? रोमिना जी, आपने देख लिया शांतनु जी ने किस तरह से कहा कि प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इस देश में के किसानों के लिए क्या क्या किया गया। आंदोलन जी भी कहा गया, फंडिंग बाद कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, और आज तो किसानों से माफी मांग लो उन जो इस आंदोलन में शहीद हो गए। और रही बात आपके सवाल की, इन्होंने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में इन्होंने सर्वे कराए, इनकी जमीन खिसकती दिखी है, जमीन खिसकने के डर से इन्होंने इन बिलों को वापस लिया है। 1 साल हो गए अन्नदाता को रोड पे बैठे हुए, दिन से इन्होंने एक चू भी नहीं बोली, और आज प्रधानमंत्री जी बिलों को वापस करने के लिए कह गए, लेकिन आज तो किसान जो इससे शहीद हो गए, जो परिवार बर्बाद हो गए, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, मैं जवाब लेती हूं। तो शांतनु ये इस तरीके का अगर अविश्वास है किसानों के मन में सरकार को लेकर, तो फिर तो ये मुश्किल खड़ी करेगा आने वाले समय में। वो तो कह रहे हैं कि साहब हम तो 1 साल से बैठे हुए थे, हमारी कोई सुध ही नहीं ले रहा था, अब जब चुनाव आया इनको समझ में आया कि हमारी ताकत क्या है, चुनाव में सत्ता हाथ से निकल जाएगी, तो ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं। शांतनु की बात हुई है और किसान दलों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं। देखिए जब अगर खालिस्तान की टी शर्ट पहन के कोई आता है और जो 26 जनवरी को हुआ उसमें खालिस्तानी एलिमेंट घुसे, उसमें विद्रोही एलिमेंट घुसे, उसमें उपद्रवी एलिमेंट घुसे। हाँ, किसान आंदोलन अपना सबसे किनारा करता गया कि हमारे कैंप में रेप होगा तो ठीक है, वो कोई और था, कोई आके अगर पूरी दिल्ली को तहस नहस कर देगा वो तो कोई और था, अगर कोई एक किसान को काट डालेगा, एक दलित को काट डालेगा वो तो कोई और था। तो ये बड़ी कन्वीनियंटली अपने आप को हर गैर कानूनी एलिमेंट से दरकिनार करके कन्नी काट के निकलते रहे, उससे ये जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। महात्मा गांधी का नाम लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, महात्मा गांधी में जैसी चोरी चोरा घटना हुई महात्मा गांधी ने पूरा आंदोलन बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी वाला लेना कोई है ही नहीं, एक किसान आंदोलन का नेता है। मैं दोबारा से आशुतोष जी का रुख करती हूँ। तो आशुतोष जी, कुल मिलाकर इन हालात में जबकि सरकार वर्सेस किसान, ये खाई तो कहीं से भी भरती हुई नजर नहीं आ रही है बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इसमें अब चुनाव विपक्ष के लिए आसान होगा? रोमाना जी देखिए, आज 26 नवंबर है और आज संविधान दिवस है। इस देश में इस बात को समझना चाहिए कि एक ऐसी सरकार है जो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए हुए और लगातार किसान 3 बिल ले आती है और बिना किसी से पूछे वो किसान बिल हटा भी देती है।
तो ये जो तानाशाही है इस देश में, ये खत्म होनी चाहिए। 8 नवंबर की वो बात भी याद है सबको 2016 में, कि रात के 8 बजे बैठ के इन्होंने पूरे देश में सारी लोगों को लाइनों पे खड़ा कर दिया था, क्योंकि तब भी चुनाव था। एक दिन बैठ के पेट्रोल की डीजल की पैसे खत्म करते हैं क्योंकि इनकी जमानत जब्त हो गई। लोकसभा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, डटे हुए हैं किसान, समाधान कैसे निकलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव में ये मुद्दा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।